हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। यस केसी विद्याकुल में आपका स्वागत है। कल अभी हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था प्रश्नावली 1.1 के दूसरे प्रश्न तक। आज मैं तीसरे प्रश्न को स्टार्ट करूंगा। आप लोग लगातार चैनल से जुड़े रहें और आपको एक ही प्लेटफार्म पर सभी वीडियोज़ उपलब्ध होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है कक्षा 10वीं का गणित का प्रश्नावली 1.1। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कल के वीडियो में हमने आपको HCF निकालना, LCM निकालना, ये सब बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया गया था। आज हम आपको प्रश्न हल करवाएंगे। इसमें पहला कहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, तो हमने आपको अभाज्य गुणनखंड किस तरह से किया जाता है ये भी पिछली वीडियो में बताया गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरे के पहले क्वेश्चन में कहा गया है 12, 15 और 21 इस तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और अभाज्य गुणनखंड निकाल करके हमको HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड में आपने पढ़ा था 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एका में 3। 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 से कटेगा 15, 3 पचे 15 और 5 एका में 5। फिर 21 का गुणनखंड करेंगे तो ये भी 3 से कटेगा, 3 सते 21, 7 एका में 7। फिर हम 12 को लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 × 2 × 3। फिर 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 और 21 को लिख सकते हैं 3 × 7। फिर हम जब HCF लिखेंगे तो HCF आपको बताया गया था किसका HCF निकालना है, 12 का, 15 का और 21 का। तो HCF हमारा निकल के आ जाएगा जो तीनों में गुणनफल हो, मतलब ऐसी संख्या जिसका गुणन तीनों में हुआ हो। तो यहाँ पे देखिए 3 तीनों में मैच कर रहा है, तो यहाँ पे इसका HCF आ जाएगा 3। और LCM जब निकालेंगे, LCM में हम सभी संख्याओं का गुणनखंड लेंगे। जैसे 2 यहाँ पे 2 बार आया है तो 2 ले लिए 2 बार, गुणे 3 तीनों में एक बार आया है तो 3 ले लिए 1 बार, गुणे 5 गुणे 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 420। इस तरह से हमने इसका 12 का, 15 का और 21 का अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा HCF और LCM निकाला। इसी प्रकार तीसरे का दूसरा प्रश्न है जिसमें दिया गया है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। तो हम लोग 17, 23 और 29 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड आपको पता है 17 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 17 तो खुद ही अभाज्य संख्या है। तो 17 अभाज्य संख्या है, इसको हम अभाज्य के रूप में तो स्वयं से विभाजित होगा और 1 से होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 17। 23 है तो 23 भी अभाज्य संख्या है, तो हम इसे लिखेंगे 1 × 23। 29 भी अभाज्य संख्या ही है तो 1 × 29, इस तरह से लिख देंगे। फिर हम यहाँ पर HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है अभी हमने बताया था, जो तीनों में गुणज हो। 17, 13, 29। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 तीनों में है, तो यहाँ पे इसका HCF आ जाएगा 1। और जब हम LCM निकालेंगे तो LCM 17, 23, 29 का आ जाएगा तीनों का गुणनफल, अर्थात 17 × 23 × 29। ठीक है दोस्तों, इसे गुणा करके आप लोग देखिए कितना आता है। गुणा करने के बाद 11,339 आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। इस तरह ये दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। अब इसी तीसरे प्रश्न का तीसरा है। तीसरे प्रश्न का तीसरे में दिया 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। तो हम यहाँ पे 8 को क्या लिख सकते हैं, इसको गुणनखंड के लिए 2 दूना 4, 4 दूना 8। 9 को लिख सकते हैं 3 त्रिका 9। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5, यह अभाज्य गुणनखंड हो गया। फिर इसका जब हम HCF लिखेंगे तो HCF आ जाएगा 8, 9, 25 का HCF आ जाएगा जो तीनों में गुणज हो। तो तीनों में कोई भी संख्या नहीं मिल रही, इसका मतलब एक का तो गुणज तीनों संख्याओं में है, तो यहाँ पे HCF आ जाएगा 1।
और एलसीएम जब हम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा सभी का गुणनफल। यहाँ पे 2 3 बार है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 2 बार है तो 3 गुणे 3 गुणे 5 2 बार है 5 गुणे 5। तो हमारा गुणा करेंगे, आप गुणा करके देखिए, गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1800। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह हमने गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। अब आगे हम इसी प्रश्नावली के अगले प्रश्न को देखेंगे। इसको रिमूव कर देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। अर्थात चौथे प्रश्न में जो दिया है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? HCF दिया गया है। किन संख्याओं का दिया है? 2 संख्याओं का, जिसमें 306 है और 657 है। इन दोनों संख्याओं का HCF आया है 9 और हमें से LCM पूछा गया है। LCM किसका पूछा गया है? 306 का 657, उन्हीं दोनों संख्याओं का LCM पूछा गया। हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आपके अभी हमने पिछले वीडियो में HCF और LCM में संबंध बताए थे। LCM और HCM में क्या संबंध था? 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो यहाँ पे हमें दोनों संख्याएं पता है, हम गुणनफल निकाल सकते हैं। हमको HCF पता है, हमको LCM निकालना है। तो LCM यही फार्मूला से बना लेंगे, आ जाएगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो यहाँ पे मान रखेंगे हम, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? 306 गुणे 657 बटे में आ जाएगा HCF कितना दिया गया है? 9 दिया गया है 9। तो हम काटना चाहें तो इसे काट भी सकते हैं। 3 त्रिका 9, 3 एका में 3, 0 3 दूनी 6, आ गया 102। ये भी 3 से कट जाएगा। 3 एका में 3, 3 त्रिका 9, 1 बचा 12, 3 चौक 12, अर्थात आ गया 34 गुणे 657। आप गुणा करके देख लीजिए, देखिए कितना आता है। LCM में किसका है? 306 का और 657 का। आप गुणा करके देखिए, 34 गुणे 657 कितना आता है? बताए, कोई बच्चा बताए कितना आता है? हाँ, 22,338। कितना आया? 22,338। ये हो गया हमारा आंसर। आप लोग इसे ध्यान से समझ लीजिए। फिर हम अगले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। इसे रिमूव कर दें। अगला 5वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो 5वां प्रश्न में क्या कहा गया है, ध्यान से देखेंगे। 5वां प्रश्न में कहा गया है कि जांच कीजिए, ध्यान से बुक में प्रश्न देखिएगा, NCERT की बुक है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब ध्यान से इस प्रश्न को समझ लीजिए कि कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यहाँ पे संख्या निर्धारित नहीं है, कोई भी संख्या हो सकती है, क्या वह संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? पहले तो आप 0 पे समाप्त होने के रूल समझिए। कोई भी संख्या 0 पे कब समाप्त होगी? अगर n का गुणनखंड जो होगा उसमें 2 और 5 आएगा, 2 × 5 = 10 होता है। तो जब तक किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आएगा तब तक वह संख्या किसी भी परिस्थिति में 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमें जो संख्या दी गई है और 6n दी गई है। तो आपको 6 को गुणनखंड निकालेंगे तो आ जाएगा 2 × 3 के घाते n। अब आपको यहाँ गुणनखंड में देख ले रहे हैं कि 2 × 3 दिया है, यहाँ पे 5 का कहीं पे नामो निशान नहीं है। यहाँ पे 2, जब तक हम बताए अभी, जब तक संख्या में 2 और 5 नहीं रहेगा तब तक वह 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे गुणनखंड में 2 × 3 दिया है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, या कह सकते हैं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि
इसके गुणनखंड में, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 के घात कुछ भी हो सकता है गुणे 5 के घातेन, मतलब 2 के घातेयम गुणे 5 की घातेयन उपस्थित नहीं है, मतलब यह संख्या इस रूप का नहीं है, गुणनखंड में 2 गुणे 5 नहीं है, ऐसा आप लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसे रिमूव कर दें। अगले प्रश्न में देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, ये 2 संख्या दे दिया है। एक दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? यहाँ पूछा जा रहा है कि ये संख्या भाज्य क्यों है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे जब देखेंगे, यहाँ पे बीच में प्लस दिया है, तो प्लस के इस तरफ एक पद हो गया, इसके इधर एक पद हो गया, तो दोनों में क्या मैच कर रहा है? 13। तो हम 13 को क्या करेंगे? कॉमन करेंगे, और 13 कॉमन करने पर यहाँ पे आ जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 13, तो बाहर हो गया 1 बचा, प्लस यहाँ पे भी 13 बाहर हो गया 1 बचा। जब हम गुणा करेंगे तो 13 यहाँ पे आ जाएगा 11 7 77, 77 में 1 जोड़ेंगे आ जाएगा 77 प्लस 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 13 गुणे 78। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए आप पा रहे हैं कि 13 और 78 से गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त होगी, और यहाँ पे आपको पता, एक तो यहाँ इसके इस संख्या के जो भी गुणा करने पर प्राप्त होगा उस संख्या के 3 गुणनखंड आ रहे हैं, 3 से ज़्यादा गुणनखंड, क्योंकि आपको दिख रहा है 78 है, और 78 एक भाज्य संख्या है और इसके कई गुणनखंड हो सकते हैं। तो इसके, अब आपको पता है जिस संख्या के गुणनखंड में, जिस संख्या के गुणनखंड में केवल 2 संख्याएं आए, जैसे कोई भी संख्या अगर या तो स्वयं से विभाज्य है या तो 1 से विभाज्य है, तभी हम उस संख्या को अभाज्य कहेंगे। अगर 2 मतलब स्वयं से और 1 के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाज्य है तो उस संख्या को हम भाज्य कहते हैं। तो इसके गुणनफल से जो भी संख्या प्राप्त होगी वो 13 से भी कटेगी, यहाँ गुणनफल में दिख रहा है, वह 78 के जितने भी गुणनखंड होंगे उससे भी कटेगा। इसके अलावा 1 से भी कट रहा है, मतलब 13 से भी कट रहा है, 78 से भी कट रहा है और 1 से भी कटेगा। इसका मतलब वह संख्या क्या हो जाएगी? वह संख्या भाज्य हो जाएगी। यहाँ आप लिख सकते हैं स्पष्ट है कि संख्या भाज्य है। क्यों स्पष्ट है? क्योंकि आप कह सकते हो कुछ संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 13 है, 78 है, स्वयं 1 है। इसी प्रकार से हम इसे भी सिद्ध करेंगे। इसमें कहा गया है, इस संख्या में आप इसमें देखेंगे कि यहाँ 7 से लेके 1 तक, यहाँ पे 1 पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो आप देखेंगे इसमें से 5 दोनों में मैच कर रहा है, तो 5 को क्या करेंगे? कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, और प्लस यहाँ पे 5 बाहर निकल गया तो यहाँ पे बचा 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छंग 42 गुणे 4 3 12 दूनी 24, 24 एका में 24 और प्लस 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 42 को 24 में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आ जाएगा 1008 प्लस 1, ये आ गया 5 × 1009। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो भी संख्या प्राप्त होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगी ये इसका प्राप्त हल होगा। तो ये संख्या जो प्राप्त होंगी वो संख्या 5 से भी डिवाइजेबल होगी, 1009 से भी डिवाइजेबल होगी और स्वयं 1 से भी डिवाइड होगी। मतलब जो भी संख्या प्राप्त होगी उसके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होंगे। अतः हम तो इस तरह से स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट है कि जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह क्या होगी? भाज्य होगी। क्यों भाज्य होगी? क्योंकि जो संख्या है वह 2 से अधिक गुणनखंड उसके उपलब्ध है। मतलब स्वयं से भी कटेगा, उसके साथ में 5 से भी कट रहा है, 1 से भी कटेगा और 1009 से भी कटेगा। तो यहाँ पे 2 से अधिक उसके गुणनखंड हैं, इसलिए यह संख्या क्या होगी? भाज्य होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 में देखेंगे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन लंबा है
लेकिन बहुत ही सरल है। यहाँ पे कहा गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार रास्ता है, और कहा गया इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, मान लीजिए एक वृत्त है, ये मैदान हो गया खेल का, इसके चारों तरफ क्या है, एक रास्ता है, वृत्ताकार रास्ता है इस तरह से। और इसमें कहा गया है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मैदान का एक चक्कर लगाने में, यहाँ पे लिख लीजिएगा, 7 क्वेश्चन है। मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया का लगा समय, कितना समय लगा, 18 मिनट लग रहा है। मतलब इसमें मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से सोनिया ने चलना प्रारंभ किया और एक चक्कर लगाया कितने मिनट में, 18 मिनट में। आगे कह रहा है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि द्वारा लगा समय, रवि का लगा समय, तो रवि का कितना समय लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। अब पूछा गया है कि मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट कोई हो सकता है, इस पॉइंट से दोनों चलना शुरू किए और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में। यहाँ से दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में निकले, दोनों का वेग अलग अलग था। कोई 18 मिनट में चक्कर पूरा करा, इसका मतलब उसकी स्पीड कुछ तेज होगी। कोई 12 मिनट में पूरा करा, इसका मतलब उसकी स्पीड दूसरे वाले से थोड़ा स्लो होगी। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, जब भी इस तरह से किसी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान ये देना है कि अगर कह रहा है एक ही दिशा में चल रहे हैं, यहाँ पे कहा गया एक ही दिशा में, अगर बोले एक ही दिशा में चल रहे हैं तो प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तो आप सीधा क्या लगाओगे, LCM निकालोगे, किसी भी संख्या को निकालना पड़े LCM। और अगर पूछा जाए कि विपरीत दिशा में चलते हैं, इसको आप नोट करके रख लीजिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा तो नहीं गया है, विपरीत दिशा में चलते हैं इसी तरह से, तो आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, HCF लगाते हैं। बहुत आसान तरीका है। तो यहाँ पे विपरीत दिशा में नहीं कहा गया, बल्कि क्या कहा गया है, एक ही दिशा में चलते हैं। तो हम दोनों क्या करेंगे, 18 और 12 का क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे और हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि वे दोनों, क्या पूछ रहा है, वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कब मिलेंगे, LCM निकाल लीजिए। LCM किसका, LCM 18 का और 12 का। तो आपको पता है 18 को हम क्या लिखते हैं, 2 3 6, 6 त्रिक 18। 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तियाँ 12। तो LCM निकल के आ जाएगा 12 और 18 का, 18 या 12 कहिए, बराबर 2 दोनों में एक बार है तो हमने एक बार लिख दिया, गुड़े एक बार और 2 है 2 लिख दिया। 3 दोनों में मैच कर रहा है, एक बार लिख दिया 3 गुड़े 3। तो आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। अर्थात दोनों को फिर से प्रारंभिक स्थान पर मिलने में कितना समय लगेगा, 36 मिनट लगेगा। यहाँ से सोनिया ने चलना प्रारंभ किया, यहीं से रवि ने चलना प्रारंभ किया और दोनों एक ही दिशा में एक साथ चलना प्रारंभ किया, लेकिन दोनों का वेग अलग अलग था और एक 36 मिनट के बाद वो दोनों पुनः इस स्थान पर मिलेंगे। चाहे जितना चक्कर लगाएंगे, लेकिन 36 मिनट के बाद दोनों पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज हमारा प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है। कल आपसे मिलेंगे इसी चैप्टर के अगली प्रश्नावली के साथ 1.2, और उसके पहले हम थोड़ा सा कुछ उसके बेसिक्स के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको लगातार क्लासेस मिल रही हैं, ये आप लोग सौभाग्यशाली हैं और आप लोगों का प्यार दुलार हमें जो मिल रहा है इसी तरह से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।